हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ। ओके, सो होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। लास्ट क्लास में मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में उसको देख सकते हो। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मोनेरा से, किंगडम मोनेरा, राइट। तो किंगडम मोनेरा में जितने प्रोकैरियोट्स हैं सारे इसके मेंबर हैं। जितने बैक्टीरियाज हैं वो इसके सोल मेंबर्स हैं, यानी मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होता है। ये इवन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, राइट। और बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स लगा के रखे हैं, तो शेप के बेसिस पे बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये देखो, आप राउंड शेप के बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, स्फेरिकल शेप के। तो ये स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया, इनको कोकस बोलते हैं और इसका प्लूरल है कोकाई, राइट। ये रॉड शेप के बैक्टीरिया, इस तरह के लंबे लंबे से रॉड शेप के बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं बैसिलस और इसका प्लूरल क्या है, बैसिली, ठीक है। ये आपको नाम याद होने चाहिए। और उसके बाद ये आप थर्ड देख रहे हो स्पाइरल शेप के, इसको बोलते हैं स्पिरेलियम और इसका प्लूरल है स्पिरेलिया। और ये कॉमा शेप के आपको दिख रहे होंगे, ये कॉमा शेप के बैक्टीरियाज हैं, इनका नाम है विब्रियम और इसका प्लूरल है विब्रियो, ठीक है। यानी कि अगर शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरियाज को डिवाइड करें तो ये 4 ये कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है कोकस, सेकेंड बैसिलस जो रॉड शेप के होते हैं, कोकस स्फेरिकल शेप के होते हैं, कॉमा शेप के विब्रियो और स्पाइरल शेप के स्पिरेलियम। ये काफ़ी इजी है, आपको याद हो गया होगा। चलो गुड। अभी मैं आपको बैक्टीरिया का एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं एक सिंपल सा आपको रफ आइडिया देती हूँ। सपोज़ ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, ये यूनिसेलुलर होता है। तो इसका ये कवर जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इसका एक और कवर होता है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। पहले भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियाज के ऊपर सेल वॉल की कवर होती है और बैक्टीरिया के ऊपर एक और कवर होता है, राइट। तो 3 लेयर्स से ये प्रोटेक्टेड होता है, ओके। इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। इस तरह का एक और लेयर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के ऊपर जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के होते हैं। ये बैक्टीरियाज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और इसके साथ ही बैक्टीरिया में इस तरह के फ्लैजुला लगे होते हैं। मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ, 1 मिनट। तो ये इस तरह से ये फ्लैजुला लगे होते हैं। फ्लैजुला का यहाँ 3 पार्ट है, मैं अलग से ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसे बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हुक बोलते हैं। और इसके ऊपर इस तरह का लंबा
स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं, राइट। तो ये फ्लैजिला क्या हेल्प करता है? ये फ्लैजिला इसे लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जैसा कि ये आपको मैं बताई हूँ, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो इनके अंदर जो इनका डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। और ये जहाँ प्रेजेंट होता है इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ओके। और इसके ऊपर एक इस तरह का स्ट्रक्चर लगा होता है, इसे पिलाई बोलते हैं। पिलाई का यूज़ मैं आपको बताऊंगी क्या होता है अभी थोड़ी देर के बाद, जब मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी तो उस समय आपको इसका यूज़ बताऊंगी। फिलामेंट के अलावा इसमें एक और इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे फिम्ब्रे बोलते हैं। ये इसको लोकोमोशन में तो नहीं, बट किसी चीज़ को पकड़ के रखने में, एंकरेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ के उसको फिक्स करने में, सपोज स्टोन के ऊपर इसको चलना है तो वो स्टोन के ऊपर इस तरह से वो जाके उसको चिपक जाता है, होल्ड करने में उसको हेल्प करता है। ओके, तो आई थिंक ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ आई जुड़ गया, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया ये डीएनए है इसका। इस डीएनए के अलावा एक सर्कुलर इस तरह का डीएनए कुछ बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। इसका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर आपको एक दूसरा चैप्टर है जिसमें पढ़ना है, ठीक है। तो उस समय आपको इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़नी होगी। अभी मैं आपको इसका एक स्पेशल फीचर बताती हूँ, जो कि ये यूनिसेलुलर है। तो इसमें अलग से माइटोकॉन्ड्रिया या और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह का फोल्डिंग होता है, ठीक है। इसे हम मेसोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेसोसोम 3 शेप्स में आते हैं। वेसिकल्स के शेप में, जो इस तरह का होता है वेसिकल्स, ट्यूब के शेप में, या फिर इस तरह के लैमेले के शेप में आते हैं, ओके। ये आपके बुक में दिया हुआ है। और इसके अलावा ये मेसोसोम का काम क्या है? इसमें बच्चों बहुत सारे एंजाइम्स लगे होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो वो रेस्पिरेशन के लिए कैसे रेस्पिरेशन करेंगे? तो वो मेसोसोम की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। इनमें बहुत सारे एंजाइम्स लगे होते हैं और उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। सिर्फ रेस्पिरेशन ही नहीं, मेसोसोम और भी बहुत सारे काम करता है। ये सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जब बैक्टीरियाज को डिवाइड करना होता है, तो बैक्टीरिया डिवाइड करने में उनके डीएनए को भी रेप्लिकेट करना होगा, राइट। तो वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। फिर जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, डिवीज़न के बाद एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होता है, तो जो 2 डॉटर सेल बनते हैं उसमें डीएनए को भेजता है। तो ये मेसोसोम इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेसोसोम के अलावा इसमें कुछ इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ और भी ऐसे एक्सटेंशन होते हैं, फोल्डिंग्स होती है, जिन्हें क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। ये क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसे फोटोसिंथेसिस करना है तो इस क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, जिससे
ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, क्रोमैटोफोर्स। ओके, तो आई थिंक इसका मैंने सब कुछ बता दिया। नहीं, इसके अलावा इसमें स्टोरेज बॉडी होती, हाँ पहले तो डीएनए है, तो डीएनए है तो आरएनए भी होगा। ठीक है, तो ये सपोज एमआरएनए है। ओके, इसमें बहुत सारे इस तरह से राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम कैसा होता है, ये दो इसका पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ये आप याद रखना, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होता है। इसका 2 यूनिट होता है, अपर यूनिट जो होता है वो 50S होता है, एस स्वेड यूनिट, और इसका जो स्मॉलर यूनिट होता है, 1 मिनट, इसका जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 30S होता है। अब आप ये सोचोगे कि ये 50S और 30S, 50 + 30 80 होता है, और मैंने आपको बताया राइबोसोम 70S होता है। तो हाँ, ये 70S ही होता है। इसका कैलकुलेशन अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरियाज में 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो इस एमआरएनए के ऊपर इस तरह का राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो अब इस राइबोसोम की यहाँ पे आप बहुत सारी देख रहे होगे कि एक चेन सी दिख रही है। इस स्ट्रक्चर को, जिसमें चेन ऑफ राइबोसोम, इसको पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे इनके स्टोरेज फूड, जैसे हम लोग भी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर ये स्टोरेज स्टोर रहता है, तो इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्टोर कर के रखते हैं। ये इसे मैं कहाँ लिखूँ, अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इसमें स्टोर क्या क्या करते हैं। ये एक फॉस्फेट ग्रैन्यूल से स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। सेकेंड, वो इसमें स्टोर करते हैं साइनोफाइजिन, स्टोर करते हैं, साइनोफाइजिन ग्रैन्यूल्स स्टोर करते हैं। इसके अलावा मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ, ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स पे स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है। इसका मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, ये कैप्सूल जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसे कैप्सूल बोलते हैं। ये बीच का जो लेयर है, ये वाला लेयर, इसे सेल वॉल बोलते हैं। और ये जो अंदर का ये वाला दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका, ये एक लेयर हो गया जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये आई थिंक ये तीनों आपको क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस तरह का फोल्डिंग्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इस तरह का एक्सटेंशन होता है, फोल्डिंग्स होते हैं, इसे मेसोसोम बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसके बीच में लिक्विड पड़े रहते हैं जिन्हें साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इनका डीएनए इस तरह का खुले में पड़े होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं, इसे बाउंड नहीं होते, ये ऐसे पड़े होते हैं, तो इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं जहाँ होते हैं। ये देखो, यहाँ पे इस तरह का इस तरह के लंबे लंबे 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 नहीं मतलब इसमें फ्लैजिला होते हैं। और इसके बाद ये देखो प्लाज्मिड, जो मैंने आपको बताया, इस तरह का सर्कुलर डीएनए भी होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम
जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। ये इंक्लूजन बॉडी जो स्टोर करते हैं ग्रैनुअल्स, जहाँ पे स्टोरेज होता है इनका। पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, इसे पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये इस तरह का mRNA, ये एक राइबोसोम की चेन है जिसे पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे पाइलेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसे फिम्ब्रे बोलते हैं, इसका इसमें दिया नहीं है इस फिगर में, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ, तो ये हो गया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब स्ट्रक्चर के बाद उनके बारे में कुछ और डिटेल सीखते हैं, जैसे वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 तरीके से रेस्पायर करते हैं। उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, उन्हें रेस्पिरेशन के लिए एयर की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ एरोबिक, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, एनारोबिक, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके भी 2 नीचे लिखे हुए, ये क्या है, ऑब्लिगेट अनारोब, फैकल्टेटिव एरोब, व्हाट इज़ दिस। तो ऑब्लिगेट, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ एक बच्चा है जिसने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। तो अभी पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं है, उसकी मम्मी बोलती है पिज़्ज़ा नहीं, चलो पिज़्ज़ा के अलावा कुछ और खा लो या आइसक्रीम खा लो, ठीक है। वो बोलता नहीं, मुझे पिज़्ज़ा ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, राइट। तो वो हो गया बिल्कुल ऑब्लिगेट। जैसे ये ऑब्लिगेट अनारोब, ऑब्लिगेट अनारोब, उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो मर जाएगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑब्लिगेट अनारोब जो होते हैं, अनारोब मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो जब उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो मर जाएंगे, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है फैकल्टेटिव, ठीक है। अगर मान लो कि बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है, तो उसे दूसरा ऑफ़र किया जाता है कि चलो वैनिला ले लो, ओके। तो वो सोचता है चलो कोई नहीं, चॉकलेट ना सही वैनिला सही, मगर वो ले लेता है। तो सेम वो फैकल्टेटिव एरोब्स के साथ होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने यहाँ गलत लिखा है, फैकल्टेटिव अनएरोब होना चाहिए, नहीं, ये फैकल्टेटिव एरोब है इसका टाइप। क्यों, मैं बताती हूँ। जैसे ऑब्लिगेट अनएरोब में मैंने बताया कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रह सकता है, ठीक है। फैकल्टेटिव में क्या है कि वो ऑक्सीजन उसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो वो मरेगा नहीं, ठीक है, वो फिर भी सरवाइव करेगा, ओके। और सेम फंडा इधर अप्लाई होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन। और ऑब्लिगेट एरोब्स वैसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल चाहिए, अगर ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिले तो वो मर जाएंगे। जैसे ह्यूमंस, हम लोग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब, उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और फैकल्टेटिव एनारोब में क्या होता है कि वैसे तो ऑक्सीजन चाहिए, बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है देन ओनली दे कैन सर्वाइव, वो फिर भी रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरियल रेस्पिरेशन को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, अनएरोब, एरोब, और उसको भी 2 पार्ट में, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। होप आपको ये समझ में आया होगा।
ओके, तो यहाँ मैंने इसका डिफरेंस पे लिखा है, फैकल्टेटिव अनारोब दैट यूज़ ऑक्सीजन व्हेन इट इज़ अवेलेबल, यानी जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो फैकल्टेटिव अनारोब उस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं, बट कैन ऑल्सो ग्रो इन इट्स एब्सेंस, मगर उसके एब्सेंस में भी वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और फैकल्टेटिव एरोबिक, या इसका नाम एरो टॉलरेंट भी बोलते हैं, एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म, ये वैसे ऑर्गेनिज्म है जैसे लैक्टोबैसिलस फर्मेंट। तो वो क्या करते हैं, अगर वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं, वो फर्मेंटेशन करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन भी है तो वो उसको टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अभी हम लोग आते हैं, अभी रेस्पिरेशन कैसे हुआ, पहले दिखते कैसे हैं वो क्लियर हो गया, रेस्पिरेशन सांस कैसे लेते हैं वो क्लियर हो गया। अब न्यूट्रिशन पे आते हैं, वो खाते कैसे हैं। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये बहुत डाइवर्स, इन शॉर्ट ये बोले कि ये अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो थे वो सबसे पहले आए थे, ओके, उस समय हमारे अर्थ का कंडीशन ऐसा नहीं था, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव किए, राइट। तो उसी फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सरवाइव किए, तो इसी तरीके से उनका न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरीके से था। कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मीन्स वो अपना खाना खुद बना लेते थे, जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक, जो दूसरे तरह के बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे ह्यूमंस, हम लोग अपना खाना खुद से, अब आप बोलोगे किचन में खुद से खाना बना सकते हैं, नहीं, उसका रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलता है, दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता है, राइट। तो वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो सिमिलरली बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है जो सन के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उन्हें सन की ज़रूरत नहीं होती, वो केमिकल्स के थ्रू, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से वो अपना एटीपी बनाते हैं, एनर्जी मिलती है उनसे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये कीमोसिंथेटिक है, इनको सन के प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बट अपना खाना खुद से बनाते हैं, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, बट वो सन के प्रेजेंस में नहीं, क्लियर। अभी देखो, फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑक्सीजनिक भी होते हैं और अनऑक्सीजनिक भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजनिक जिसमें वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो आपने सुना होगा कि वो लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, राइट, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वो ऑक्सीजनिक बैक्टीरियाज हो गए। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो सल्फर रिलीज़, वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, ठीक है। और ऑक्सीजनिक का यहाँ मैंने एग्जांपल एक लिखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो इन्हें साइनोबैक्टीरियाज भी बोलते हैं। तो ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, क्लियर। अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, इस साइड का
आपका क्लियर हो गया, राइट। अभी आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज खुद से तो खाना बना नहीं सकते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो इसमें दो तरह से होते हैं, एक सैप्रोफाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक मैं आपको लास्ट क्लास में बताई थी क्या होता है, और दूसरे पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक जो दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा कि बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, तो वो क्या, वो ऐसा नहीं होता कि वो उनको दूसरों को बीमार करके खुशी मिलती है, नहीं, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, स्किन पे होते हैं या कहीं भी होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इसका एक एग्जांपल, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा है स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो ये सारा न्यूट्रिशन आपको क्लियर होगा कि बैक्टीरियाज का कैसे होता है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरियाज में जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन पता होगा आपको कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। तो बैक्टीरियाज में खैर मैं पहले ये बता दूँ आपको कि इनमें रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन से भी करते हैं, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इन सब का डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे बाइनरी फिजन हुआ, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक इस तरह से सपोज एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर ये उसका न्यूक्लियोइड है, तो इसके क्रोमोसोम्स डबल हुए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एलोंगेट हो जाते हैं इस तरह का। उसके बाद ये न्यूक्लियोइड इसका डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक न्यूक्लियोइड दिख रहा है आपको और यहाँ एक दूसरा न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड डिवाइड हो गया। इनके सेल वॉल और जो मेम्ब्रेन होते हैं वो भी इस तरीके से सेप्टम बनाते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको दिखा कि ये सेप्टम पूरी तरीके से डिवाइड हो गया और फिर ये 2 डॉटर सेल बन गए। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब दो पार्ट में ये डिवाइड हो गए, ठीक है। तो ये आप देखो बाइनरी फिजन आपको समझ में आ गया। अब ये एंडोस्पोर, एंडोस्पोर में क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया है, वो अपना क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाया, ठीक है, और उसको एक अलग सा लेयर दे दिया ताकि एडवर्स कंडीशन में, जब उस तरह का कंडीशन हो जो बैक्टीरियाज के लिए सही नहीं है, जिसमें वो मर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ये एंडोस्पोर फिर भी ज़िंदा रहता है, ओके। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड है बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर। अब ये थर्ड जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, जो 2 जीन्स का कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। तो ये 2 जीन का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इसके में भी ये सारे मेथड्स हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। इसका डिटेल आपको अभी बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें होता कैसे है, ठीक है। तो जैसा कि ये कॉन्जुगेशन है, मैंने आपको बताया था कि इसमें पिलाई होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें प्लाज्मिड है, जिस बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसको F पॉजिटिव बैक्टीरियाज बोलते हैं, F फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, ये लंबा सा इसका पिलाई है, ये करता क्या है कि ये जो पिलाई है
वो दूसरे बैक्टीरिया जो F नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें इस तरीके से अपना पिलाई जाके अटैच कर देता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो F प्लाज्मिड का आप देख रहे होगे लेयर्स, ये अपना एक कॉपी बना के इधर भेज देता है दूसरे बैक्टीरिया में, और इस तरह से ये दो बैक्टीरियाज में अपना प्लाज्मिड इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस मेथड से भी वो रिप्रोड्यूस किया, राइट। एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का सेकेंड मेथड जो मैं बताई थी वो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मैं बहुत ज़्यादा तो अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ कि जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये सारे क्रोमोज़ोम हैं, वो क्रोमोज़ोम आया और एक दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर आया और यहाँ पे ये उसके साथ अटैच हो गया। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में दो सेल के डीएनए का कॉम्बिनेशन हुआ, क्लियर। उसके बाद अब ये देखो ट्रांसडक्शन में होता क्या है, ये देखो, ये मान लो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ठीक है। इसके ऊपर एक वायरस ने अटैक किया, जिसको बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, इस वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। तो अब इस बैक्टीरिया के अंदर उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ओके। तो ये उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब डीएनए हो गया। अब बैक्टीरिया के ऊपर जब ये वायरस अटैक करता है तो वो अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद ये इस बैक्टीरिया के इसको अलग अलग पीसेस में, इस डीएनए को अलग अलग पीसेस में ऐसे तोड़ देता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और अपनी खूब सारी कॉपी बना लेता है। यहाँ पे बहुत सारे बेबी वायरसेस हो गए, ओके। लेकिन उसमें कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, बेबी वायरस, जो अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब बाहर निकलेंगे और एक दूसरे बैक्टीरिया, ये सपोज एक दूसरा बैक्टीरिया है, उसका उस पे जब ये अटैक करता है, ये जिसमें रिकॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ बैक्टीरिया, पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए है और उसका प्रेजेंट है। तो ये जब रिकॉम्बिनेशन वाला डीएनए वाला वायरस जब इस पे अटैक करता है एक दूसरे बैक्टीरिया पे, तो अपना जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से उसमें ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जब दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ डीएनए, तो इससे ही हम ट्रांसडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से ये रिवाइज करा देती हूँ। बाइनरी फिजन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। एंडोस्पोर एडवर्स कंडीशन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, उसके ऊपर लेयर्स लगाते हैं और इस तरीके से वो एडवर्स कंडीशन में वो स्पोर सरवाइव करता है, और जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो फिर से ग्रो करता है, राइट। और तीसरा एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन का किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 3 मेथड्स आपको बताया मैंने, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद
अभी मैंने आपको जैसे पिछले क्लास में बताया था कि मोनेरा में 2 तरह के होते हैं, एक आर्के बैक्टीरियाज होते हैं और दूसरे यू बैक्टीरियाज। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। तो आर्के बैक्टीरिया के बारे में, ये बहुत ही हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। इसमें बस आपको कुछ पॉइंट से जानने हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज अगर है उसमें भी सरवाइव कर सकते हैं। वैसे बैक्टीरियाज को हेलोफाइल्स बोलते हैं। ये एग्ज़ाम्स में आते हैं कि वैसे बैक्टीरियाज जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, वैसे आर्की बैक्टीरियाज जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज जो बहुत गर्म हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, ठीक है, उसको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। ये नाम आप याद रखना, ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो मार्शी एरियाज़ में होते हैं, मिथेनोजेंस, उन्हें मिथेनोजेंस बोलते हैं। ये अनारोबिक होते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जैसे काउज हुए, बफेलोज हुए, वो उनके डंग से बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि उनके अंदर मिथेनोजेंस होते हैं, ओके, जो मीथेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे बायोगैस बनता है। ओके, वो उनके गट में प्रेजेंट होता है। ये रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, काउज, बफेलोज, इनके गट में ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है जो मीथेन गैस का फॉर्मेशन करता है और जिससे बायोगैस बनता है। ओके, और ये बैक्टीरियाज में ऐसा क्या है, ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है, इनको अलग कैटेगरीज में क्यों रखा गया है, बैक्टीरियाज को 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है? इसलिए क्योंकि इनका सेल वॉल और ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो इतने हार्श हैबिटेट में कैसे रह पाते हैं, उनमें क्या डिफरेंट होता है। तो यहाँ एनसीईआरटी का आप लाइन देख सकते हो, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जिसको हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जिसको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, और मार्शी एरियाज जिसे मिथेनोजेंस बोलते हैं। ये बैक्टीरियाज हैं। फिर आर्के बैक्टीरियाज डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर and this feature is responsible for their survival in extreme condition, और इस फीचर के कारण ही वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. होप इतना क्लियर हो गया होगा। मैं एनसीईआरटी की एक लाइन आपको यहाँ रीड करके बताई। और दूसरा यू बैक्टीरिया, ये भी एनसीईआरटी के बुक से है। ये बैक्टीरियाज जो होते हैं इन्हें ट्रू बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। ओके, और इनमें फ्लैजिलम भी होते हैं। जो बैक्टीरियाज मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब जो चल सकते हैं, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए होता है, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है। और जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल यानी कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, या फिलामेंटस। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये फिलामेंटस बॉडी स्ट्रक्चर है एक ब्लू ग्रीन एल्गी का। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इस तरह का
एक म्यूसिलेजिनियस शीट होती है, ठीक है। तो और ये तो इस तरीके से ये आप देख रहे हो कि इनका स्ट्रक्चर एक फिलामेंटस है, तो उसके ऊपर एक जेलेटिन की शीट लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये बाहर में एक जेलेटिन की शीट रहती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम में कि ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में बहुत दिखते हैं, ब्लूम करते, फैलते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में, राइट। और कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, यू बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में भी फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरियाज होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया का यूज़ करते हैं और एटीपी बनाते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। तो ये यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होगे कि ये हेट्रोसिस्ट है। इस हेट्रोसिस्ट के अंदर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। ये इसके लिए अलग से इसमें हेट्रोसिस्ट है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये नाम आप याद रखना, ओके। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज जो होते हैं ये हो गए ऑटोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स भी बैक्टीरियाज होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरियाज सबसे ज़्यादा होते हैं नेचर में, ठीक है। और उसमें बहुत सारे डीकम्पोजर्स भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। और कुछ, अब ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल ही होते हैं। आप कर्ड खाते होंगे, कर्ड कैसे हो, कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो भी बैक्टीरियाज के कारण ही होता है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण कर्ड बनता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरियाज डिजीज़ कॉजिंग ही होते हैं, कुछ ऐसे गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे काम आता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं जो हमें एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। इवन जो जितने लेग्यूम्स होते हैं दाल वाले, उनके रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये सारे कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारा हेल्प करते हैं। इसके साथ ही पैथोजेंस तो होते ही है जो जिसके कारण डिजीज़ होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है, क्रॉप्स में भी, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स में, ठीक है। बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़, जिनका नाम आप याद रखना, जैसे कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा के कारण होता है, नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस सैंकर, ये कुछ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरियाज के कारण होते हैं, ओके। और रिप्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस तरीके से ये, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल की कवर होती है, मगर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा नाम का जो बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल नहीं होता। ये आप एक्सेप्शन है, आप याद रखना, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। और ये सबसे छोटा होता है, इतना छोटा होता है, और ये ज़्यादातर पैथोजेनिक होता है, यानी कि ये एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। ये अभी तक का सबसे छोटा लिविंग सेल है, ओके। और इसे सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ओके। तो ये बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आपको जितना पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। अभी आप जब बुक रीड करोगे एनसीईआरटी की बुक,
तो एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के किंगडम के बारे में बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप एनसीईआरटी बुक को जितना ज़्यादा हो सके रीड करो। और ठीक है, फिर बाकी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ही। ओके, तब तक के लिए बाय।